हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। दोस्तों, आज एक बहुत ही स्पेशल टॉपिक लेकर आया हूँ। इस टॉपिक का नाम है एबॉलिशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी बाय क्राउन। जो ब्रिटिश क्राउन था, उसने कंपनी को कैसे ख़त्म किया, इस चैप्टर में आज हम वो देखेंगे। तो वैसे तो कंपनी को ख़त्म करने में इंडियंस का बहुत बड़ा हाथ था। जैसे रिवॉल्ट 1857 हुआ था और उससे पहले भी बहुत सारे रिवॉल्ट्स होते रहे थे। तो इस तरह से कंपनी ख़त्म हो गई थी फाइनली रिवॉल्ट 1857 में। लेकिन ऑफिशियली एक्ट्स के ज़रिए क्राउन ने कंपनी को कैसे ख़त्म किया था, उसकी पावर्स को कैसे आराम आराम से कम किया था और फाइनली जाके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में उसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया था, यहाँ पे एबॉलिश कर दिया था। आज इस लेक्चर में हम वो देखेंगे। तो आज हम देखेंगे कि ऐसा क्या रीज़न रहा कि क्राउन ने इतनी बड़ी कंपनी को, जो उसे इतना ज़्यादा बेनिफिट कर रही थी और जिस कंपनी को उसने खुद एक्सक्लूसिव ट्रेडिंग राइट्स दिए थे, उस कंपनी को ख़त्म क्राउन ने आखिर क्यों किया, वो आज इसमें हम देखेंगे। तो जैसे आपको मालूम होगा, 31 दिसंबर 1600 को कंपनी को बनाया गया था इंग्लैंड में। तो इंग्लैंड में बनाने के बाद इंग्लैंड की जो गवर्नमेंट है, ब्रिटिश क्राउन है, उसने इन्हें एक्सक्लूसिव ट्रेडिंग राइट्स दिए थे इंडिया के। यानी इंडिया में और बाकी जो ईस्टर्न कंट्रीज़ है वहाँ पे आपको एक्सक्लूसिव ट्रेडिंग राइट्स है। एक्सक्लूसिव ट्रेडिंग राइट्स का मतलब है कि उस एरिया में इंडिया और इंडिया की जो नेबरिंग कंट्रीज जहाँ पे आप ट्रेड करना चाहते हो, वहाँ पे हमारी ब्रिटेन की कोई दूसरी प्राइवेट कंपनी, याद रखना ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्राइवेट ट्रेडिंग कंपनी थी। तो एक्सक्लूसिव ट्रेडिंग राइट्स का मतलब है कि वहाँ पे इंडिया के अंदर और बाकी एशिया की कंट्रीज़ में ब्रिटेन की कोई दूसरी प्राइवेट ट्रेडिंग कंपनी ट्रेड नहीं कर सकती। वहाँ पे सिर्फ आप ट्रेड करेंगे, सिर्फ आप वहाँ पे बेनिफिट ले सकते हैं, ये कहा गया था। ये राइट्स दिए गए थे इस कंपनी को, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। उसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आती है। इंडिया में दो बहुत बड़ी बैटल्स होती, हिस्टोरिक बैटल्स होती हैं। बैटल ऑफ प्लासी 1757 और दूसरी बैटल ऑफ बक्सर 1764। इन दोनों ही बैटल्स में ब्रिटेन, ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, बहुत आसानी से जीत जाती है। और आसानी से, सिर्फ आसानी से नहीं जीतती, बहुत ज़बरदस्त विक्ट्री इनकी होती है। इनके पास बहुत कम नंबर ऑफ मैन थे, आर्मी जो थी इनके पास बहुत कम थी, लेकिन इनकी टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा एडवांस थी, इनकी स्ट्रेटजी इतनी ज़बरदस्त हुआ करती थी। सामने वाले जो इनके ओपोनेंट्स होती थी, उनकी आर्मी बहुत बड़ी हुआ करती थी, लेकिन फिर भी ये कम नंबर ऑफ मैन के साथ, बहुत लेस नंबर ऑफ मैन के साथ ये उन्हें हरा दिया करते थे। तो इस तरह से बैटल ऑफ बक्सर 1764 ये जीत जाते हैं। तो नेक्स्ट ईयर 1765 में बैटल ऑफ बक्सर जीतने की वजह से इन्हें मिलते हैं दीवानी राइट्स। दीवानी राइट्स इन्हें मिलते हैं किसके? बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा के। अब ये दीवानी राइट्स क्या हैं? तो ये है राइट्स ओवर रेवेन्यू एंड सिविल जस्टिस। दीवानी राइट्स में आप ये समझ लीजिए कि इन्हें टैक्स कलेक्टिंग राइट्स मिले थे। अब ये बंगाल, बिहार और उड़ीसा का जो एरिया है, बहुत बड़ा एरिया है। इस एरिया से ये टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं। इन एरियाज़ में जितना भी बिजनेस होगा, जितनी भी फार्मिंग होगी, जितना भी ट्रेड होगा, उसके ऊपर ये टैक्स लगा सकते थे और अपनी मर्ज़ी से जितना टैक्स बढ़ाना चाहे उतना बढ़ा सकते थे, टैक्स लगा सकते थे वहाँ पे, इस दीवानी राइट्स की मदद से। अब आप यहाँ पे आइडिया लगाओ, जब इनके पास रेवेन्यू राइट्स आए तो ये कंपनी कितनी ज़्यादा अमीर हुई होगी। रेवेन्यू राइट्स इनके पास आए, टैक्स कलेक्टिंग राइट्स इनके पास आए, ये टैक्स जितना चाहे उतने लगा सकते, तो कंपनी काफ़ी ज़्यादा अमीर हो सकती थी। तो ये एनुअली कुछ अमाउंट क्राउन को दिया करता था, जिसकी वजह से क्राउन काफ़ी ज़्यादा खुश था। लेकिन आराम आराम से क्या होने लगा, कंपनी गरीब होने लगी। कंपनी गरीब होने लगी, जबकि कंपनी के जो ऑफिसर थे वो अमीर होने लगे। उसके पीछे रीज़न क्या था? इनके अंदर करप्शन स्टार्ट हुआ था। वो करप्शन कैसे स्टार्ट हुआ था? अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसके अंदर जो ऑफिसर्स थे, उनको कंपनी बहुत कम सैलरी दिया करती थी। और ये बात जो कंपनी है, कंपनी खुद जानती थी कि हम अपने ऑफिसर्स को बहुत कम सैलरी देते हैं। लेकिन फिर भी वो इतना दूर, यहाँ से ब्रिटेन से इंग्लैंड, क्योंकि उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा दूर था, समंदर से गुजर के जाना पड़ता था, और लैंड रूट तो और भी ज़्यादा दूर रहेगा। तो इतना ज़्यादा, इतना लॉन्ग डिस्टेंस था, तो फिर भी हम इनको कम सैलरी दे रहे हैं। तो उनको खुश रखने के लिए उन्होंने उनसे कहा था कि आप वहाँ पे प्राइवेट ट्रेड अगर करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। और इसी प्राइवेट ट्रेड की वजह से इनके अंदर करप्शन स्टार्ट हुआ। वो कैसे? अब आप देख लीजिए, कंपनी अगर कोई चीज़ 5 रुपए की बेच रही है, फॉर एग्जांपल 5 रुपए की बेच रही है, तो जब उसका ऑफिसर
वही चीज़ बेचेगा वहाँ पे, तो ऑब्वियसली वो अपनी चीज़ चाहेगा कि मेरी चीज़ बिके, तो वो उसका प्राइस कम करेगा, वो उसको 2 रुपये में ही बेचेगा। तो इस तरह से कंपनी के जो ऑफिसर्स थे उनका जो प्राइवेट ट्रेड था वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगा, जबकि कंपनी का कम होने लगा। तो इससे कंपनी का दिवाला निकलना शुरू हो गया। तो आराम आराम से होता क्या है, 72 आते आते कंपनी बिल्कुल कंगाली पे आ जाती है, कंपनी के पास कुछ भी नहीं रहता। और वो क्या काम करते हैं, 1 मिलियन पाउंड के लिए 1 मिलियन पाउंड के लोन के लिए अप्लाई कर देते हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास जाते हैं कि हमें इतना लोन चाहिए। अब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, जो क्राउन था, वो इनके काम से काफ़ी ज़्यादा खुश था, क्योंकि उन्हें काफ़ी ज़्यादा पैसे मिल रहे थे। वो हैरान हुए कि इतनी बड़ी कंपनी जिनको हमने एक इतने बड़े एरिया के ऊपर एक्सक्लूसिव ट्रेडिंग राइट्स दिए हैं, उसके साथ आखिर ऐसा क्या हुआ। तो जब क्राउन ने इन्वेस्टिगेट किया तो उन्हें पता चला कि कंपनी के अंदर तो काफ़ी ज़्यादा करप्शन फैल गया है। और उन्होंने देखा कि कंपनी के अंदर करप्शन इतना ज़्यादा फैला है, जब ये ऑफिसर्स वहाँ से इंडिया से इंग्लैंड आते थे तो ये बैग भर भर के पैसे लेकर आते थे। आप रॉबर्ट क्लाइव की अगर बात करेंगे तो रॉबर्ट क्लाइव ने इतने पैसे लाए थे कि वो शायद उस टाइम पे यूरोप के सबसे ज़्यादा अमीर आदमी बन गया था। तो इसकी वजह से उसके ऊपर केस चला था और बाद में उसने शर्मिंदगी की वजह से उसने सुसाइड कर ली थी। तो जितने भी ये ऑफिसर्स थे, जब ये यहाँ से इंडिया से वापस जाते थे तो ये पैसे भर भर के यहाँ से लेकर जाते थे, उनकी पुश्ते तक आराम किया करती थी। आप आइडिया लगा सकते हो कि ये यहाँ पे कितना ज़्यादा करप्शन था। इनकी गवर्निंग बॉडी थी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कंपनी की गवर्निंग बॉडी थी जो लंदन में बैठा करती थी और वही इनके सारे मेजर डिसीजंस लिया करती थी। उस कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के पास लोग, बड़े बड़े लोग, ब्रिटेन के, इंग्लैंड के बड़े बड़े लोग, अमीर अमीर फैमिलीज़ के लोग रिश्वत लेकर जाया करते थे, सिफारिशें लेकर जाया करते थे कि हमारे बच्चों को इंडिया में आप पोस्टिंग दे दीजिए। किस लिए? ताकि वो भी वहाँ से बैग भर भर के पैसे लेकर आए। इतना ज़्यादा करप्शन था, ठीक है। तो इसकी वजह से जो कंपनी अमीर होनी चाहिए थी, करप्शन की वजह से कंपनी अमीर होनी चाहिए थी, हो क्या रहा था, कंपनी के ऑफिसर्स अमीर हो रहे थे। फिर कंपनी ने क्या डिसाइड किया, जब कंपनी को पता चला कि यहाँ पे तो काफ़ी ज़्यादा करप्शन हो रहा है, तो कंपनी ने ये डिसाइड किया कि अब जो है, हाँ ये सॉरी, क्राउन ने ये डिसाइड किया, जब क्राउन को पता चला कि कंपनी के अंदर काफ़ी ज़्यादा करप्शन हो रहा है, तो क्राउन ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि अब इसके ऊपर हम थोड़ा नकेल कसेंगे, क्योंकि वो इस कंपनी को खोना नहीं चाहते, कंपनी से काफ़ी ज़्यादा उन्हें बेनिफिट हो रहा था। तो उन्होंने ये देखा कि हम थोड़ा सा इनके ऊपर नकेल कसेंगे और आराम आराम से कंपनी को पूरी तरह खत्म करेंगे और सारा कंट्रोल अपने हाथ में हम ले लेंगे। तो इसकी वजह से उन्होंने नंबर ऑफ एक्ट्स पास किए जो हम इसमें स्टडी करेंगे। तो जो ब्रिटिश रूल है इंडिया में, वो 2 पार्ट्स में पढ़ा जाता है। एक तो कंपनी रूल जो 1773 से 1858 तक, और उसके बाद क्राउन रूल 1858 से 1947 तक। तो इसमें हम कंपनी रूल के अंदर आने जाने वाले जो एक्ट्स थे, यानी 1773 से 1858 तक, उनको हम स्टडी करेंगे। तो इसमें वही एक्ट, जब हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ रहे थे, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, चार्टर एक्ट वगैरह जो हम पढ़ रहे थे, वही हमने फिर से पढ़ने। लेकिन इस बार इन एक्ट की हमने हर एक प्रोविज़न नहीं पढ़नी, हमने इसमें सिर्फ वो प्रोविजंस पढ़ने हैं। हमारा जो फोकस रहेगा पार्टिकुलरली उन प्रोविजंस पे रहेगा जिन प्रोविजंस से कंपनी को यहाँ पे ख़त्म कर दिया गया, उनकी पावर को बिल्कुल क्रश कर दिया गया और क्राउन ने सारी की सारी पावर अपने हाथों में ट्रांसफ़र कर ली। उन प्रोविजंस पे हमारा फोकस रहेगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो एक्ट आया था कंपनी के ऊपर जिसमें नकेल कसी गई थी कंट्रोल करने के लिए, तो वो था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। अब इस रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में क्या काम किया गया, इसमें ये जो रेगुलेटिंग एक्ट है 1773, इसकी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। 3 इसकी मेन इंपॉर्टेंस है। पहला तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पहली बार एक स्टेप लिया था, इसके ज़रिए जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके अफेयर्स को कंट्रोल और रेगुलेट करने के लिए, कि अब हम खुद इसको कंट्रोल करेंगे। पूरी तरह से नहीं, बस एक स्टेप लिया था उन्होंने उसके कंपनी के अफेयर्स को कंट्रोल और रेगुलेट करने के लिए। उसके बाद यहाँ पे उन्होंने उनके पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस को रिकॉग्नाइज किया था कि ये आपके पॉलिटिकल फंक्शंस हैं और ये आपके एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन हैं। और एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया में उसकी फाउंडेशन यहाँ पे डाल दी गई थी। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन कैसे, देख लीजिए। उस वक्त 3 प्रेसिडेंसीज हुआ करती थी, 3 मैन हुआ करते थे जोन ऑफ पावर्स, 3 मैन जोन ऑफ पावर्स। एक हुआ करती थी मुंबई प्रेसिडेंसी, दूसरी हुआ करती थी मद्रास प्रेसिडेंसी और तीसरी होती थी बंगाल प्रेसिडेंसी। इन तीनों ही प्रेसिडेंसीज में अपने अपने गवर्नर्स हुआ करते थे और वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट थे। यानी अगर यहाँ मुंबई का गवर्नर कोई डिसीजन लेना चाहता है तो उसके लिए उसे बंगाल या मद्रास के
गवर्नर से पूछने की ज़रूरत नहीं थी। ऐसे अगर इन दो प्रेसिडेंसीज के गवर्नर कोई डिसीजन लेने चाहते थे, उसे किसी और गवर्नर से डिसीजन ये कंसल्ट करने की ज़रूरत नहीं थी, वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट थे। लेकिन इसमें क्या काम किया गया, जो गवर्नर ऑफ बंगाल थे, यहाँ बंगाल के जो गवर्नर थे उनको बना दिया जाता गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो ये मुंबई प्रेसिडेंसी थी और जो ये बंगाल जो ये मद्रास प्रेसिडेंसी थी, मुंबई प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी, इनकी लेजिस्लेटिव पावर्स को कम करना शुरू कर रहे थे, कम करना शुरू करते, खत्म नहीं कर रहे थे। अभी इन्होंने आराम आराम से इनकी पावर्स को कम करना शुरू कर दिया। तो कुछ लेजिस्लेटिव पावर्स इन्होंने इनकी छीनी और वो लेजिस्लेटिव पावर्स किसको देना शुरू कर दिया, बंगाल प्रेसिडेंसी को। तो इस तरह से इनको ये जो दो प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी और बम्बई प्रेसिडेंसी, इनको कर दिया जाता है सब ऑर्डिनेट। किसके सब ऑर्डिनेट, बंगाल गवर्नर के सब ऑर्डिनेट। और इसलिए उसको बना दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, कि ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है, ये हायर पोस्ट है और अब आप दोनों इनके सब ऑर्डिनेट हैं, इनके नीचे आ गए। ठीक है, तो इनकी पावर्स को इस तरह से कम किया गया। तो आप देख सकते हैं किस तरह से प्रोसेस स्टार्ट हो गया, सेंट्रलाइजेशन, पावर को सेंट्रलाइज कर रहे हैं, किसकी तरफ ले रहे हैं, बंगाल की तरफ ले रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन को इंडिया में ले डाउन कर लिया गया। ओके, तो आपको मालूम होगा जो पहले गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड वारन हेस्टिंग थे। उसके बाद क्या काम किया गया, सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में बनाया गया। ठीक है, फोर्ट विलियम में सुप्रीम कोर्ट बना दिया गया कलकत्ता में, जहां पे 4 जजेस थे, एक चीफ जस्टिस सर एलिजा एम्पली और 3 अदर जजेस थे। उसके बाद कंपनी क्राउन ने क्या काम किया, और इनको कंट्रोल करने के लिए जो प्राइवेट ट्रेड हुआ करता था, जिसके लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने परमिशन दी थी अपने ऑफिसर्स को कि आप वहां पे प्राइवेट ट्रेड कर सकते हो, वो प्राइवेट ट्रेड, उसके अलावा जो ये ब्राइब्स लिया करते थे, गिफ्ट्स लिया करते थे, अलग अलग प्रेजेंट यहाँ के नेटिव रूलर से, लोकल मर्चेंट से लिया करते थे, उस सब को कर दिया गया प्रोहिबिट, कि अब आप ये काम नहीं करोगे, ये काम बिल्कुल इलीगल है। तो इसीलिए ये सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था, किसके लिए, इन लोगों को देखने के लिए कि कहीं ये प्राइवेट ट्रेड में इन्वॉल्व ना हो जाए, किसी किस्म की ब्राइब ना ले, गिफ्ट्स ना ले, प्रेजेंट ना ले। ठीक समझ आ रहा है, ओके। उसके बाद क्या काम किया गया, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था, जैसे मैंने पहले कहा था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ये क्या था, ये कंपनी की गवर्निंग बॉडी थी जो लंदन में हुआ करती थी, और जितने भी मेजर डिसीजंस हुआ करते थे कंपनी के, वो यही लेती थी। तो गवर्नमेंट ने ये कहा, क्राउन ने ये कहा इस कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से कि देखो भैया, अब आपको अपनी मर्जी से आप जो चाहते थे वो नहीं कर सकते, अब आपको क्या काम करना होगा, जितने भी इंडिया में आपके रेवेन्यू, सिविल और मिलिट्री अफेयर्स होंगे, आप उनके लिए हमें रिपोर्ट करोगे, आपने कैसे काम किया, क्या क्या स्टेप्स लिए, आप हर चीज़ की रिपोर्ट इन 3 अफेयर्स के, रेवेन्यू, सिविल और मिलिट्री अफेयर्स के, आप हमें दिया करोगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना ज़बरदस्त इन्होंने स्टेप लिया यहाँ पे कंपनी को कंट्रोल करने के लिए और कंपनी के अंदर जो करप्शन है उसको ख़त्म करने के लिए। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आता है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ठीक है, तो जो विलियम पिट्स द यंगर थे, उन्होंने, वो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर थे, उनके नाम पर यह है पिट्स इंडिया एक्ट। इसमें क्या काम होता है, इसमें जो कंपनी की पावर थी, कंपनी की पावर को बीच में से स्प्लिट कर दिया जाता है, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। अब उनके पॉलिटिकल फंक्शंस को अलग कर दिया जाता है और कमर्शियल फंक्शंस को अलग कर दिया जाता है। अब ये कहते हैं कि आपके जो पॉलिटिकल फंक्शन होंगे, उन पॉलिटिकल फंक्शंस को बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है वो कंट्रोल करेगा, वो मैनेज करेगा, और जो कमर्शियल फंक्शन है उसको रख दिया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के लिए, कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर इन फंक्शंस को देखेगा। अब इस तरह से कंपनी को 2 चीज़ें रिप्रेजेंट करने लगी। तो कंपनी के अंदर जो जो इस कंपनी के अंदर जो कंपनी का रूल था, कंपनी को रिप्रेजेंट कौन करेगा, वो करेगा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, और जो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करेगा वो कौन करेगा, वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल करेगा। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के कौन से अफेयर्स को मैनेज करेगा, पॉलिटिकल अफेयर्स को, और जो कमर्शियल अफेयर्स हैं उन्हें कौन मैनेज करेगा, उन्हें करेगा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स मैनेज। तो इस सिस्टम को कहा गया डबल गवर्नमेंट सिस्टम। डबल गवर्नमेंट सिस्टम यानी यही कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल पॉलिटिकल अफेयर्स को मैनेज करेगा, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कमर्शियल अफेयर्स को मैनेज करेगा। और उसके बाद इसमें एक बात कही गई, ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया, ये वर्ड यूज किया गया। इसका क्या मतलब था, इसका मतलब ये था कि कंपनी जो इंडिया में रूल कर रही है, ये बेसिकली कंपनी नहीं है, कंपनी को ऊपर से कंट्रोल कर रहा है ब्रिटिश क्राउन। तो असली जो मालिक है वो कौन है, वो ब्रिटिश क्राउन है। कंपनी तो बस हमने खुद वहां पे रखी है, हम अपना काम कंपनी से करवा रहे हैं, कंपनी असली नहीं है,
मालिक, कंपनी असली मालिक नहीं है, कंपनी की भी जो मालिक है वो पीछे क्राउन बैठा हुआ है। ये इसका मतलब था ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया की। अब जो भी कंपनी इंडिया में करेगी, कोई भी टेरिटरी एक्वायर करेगी, तो वो कंपनी की नहीं होगी, वो बेसिकली वो क्राउन की होगी। ठीक है, तो ये इसमें कहा गया। तो ये इनको भी असल में वो कंपनी को याद दिलाना चाहते थे कि आप ही वहां पे सब कुछ नहीं है, ये सब कुछ जो है ये ब्रिटिश पोजेशन है। ओके, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद चार्टर एक्ट्स की सीरीज चलती है और इसमें पूरी तरह से, लगभग पूरी तरह से इनकी पावर को खत्म कर दिया जाता है। जैसे चार्टर एक्ट ऑफ 1793 आता है। जब चार्टर एक्ट ऑफ 1793 आता है, इसमें बहुत सारे प्रोविजंस आते हैं। तो एक उसमें ये कहा जाता है कि आपकी जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो ट्रेड मोनोपोली इंडिया में है, ट्रेड मोनोपोली का मतलब वही एक्सक्लूसिव ट्रेडिंग राइट्स है, हर चीज़ के ऊपर आपका ही राइट है कि हर किस्म का ट्रेड सिर्फ आप कर सकते हो, उसे मोनोपोली कहते हैं, ट्रेड मोनोपोली, हर तरह का ट्रेड आप करोगे। तो अब हम इसको 20 साल के लिए बढ़ा रहे हैं, अगले 20 साल तक ये ट्रेड मोनोपोली आपके पास ही रहेगी, इसे आपसे कोई नहीं लेगा। ओके, उसके बाद 1813 में आप देखोगे, 1813 का जो चार्टर एक्ट आया उसमें इस ट्रेड मोनोपोली को कर दिया जाता है खत्म। पूरी तरह से खत्म नहीं किया जाता, बस ये कहा जाता है कि अब हमें बाकी भी कंपनीज की ज़रूरत है, वो भी थोड़ा बेनिफिट करेंगे। आप एक काम कीजिए, आप सिर्फ टी, जो चाय का ट्रेड था, ठीक है, एक चाय का ट्रेड और दूसरा चाइना के साथ जो ट्रेड होगा उसके ऊपर आपकी मोनोपोली है, यहाँ पे आपके साथ कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। ना टी का ट्रेड, चाय का ट्रेड यहाँ पे कोई करेगा, और ना ही चाइना के साथ कोई ट्रेड, मतलब टी चाय के साथ कोई ट्रेड नहीं करेगा, और चाइना के साथ जितना भी ट्रेड हो, चाहे वो किसी भी मामले में हो, वहां पे आपकी मोनोपोली, वहां पे आपको कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। ये कहा गया किसमें, चार्टर एक्ट 1813 के अंदर। उसके बाद इसमें भी एक वर्ड यूज किया गया, इसमें यह कहा गया कि जो क्राउन है ना, क्राउन, क्राउन ही असली सॉवरन है, क्राउन ही सॉवरन है, और ये कंपनी जो है, ये कंपनी मालिक नहीं है, असली मालिक कौन है, असली मालिक क्राउन है। तो सॉवरेनिटी किसकी है, वो ब्रिटिश क्राउन की है। किसके ऊपर, जितनी भी कंपनी की इंडिया के अंदर टेरिटरीज होंगी, जितनी भी कंपनी एक्वायर करेगी टेरिटरीज, उन सब के ऊपर असली जो सॉवरेनिटी होगी वो किसकी होगी, असली जो कंट्रोल होगा वो ब्रिटिश क्राउन का पीछे से होगा। ये एक बार इसमें एजर्ट कर दिया गया, इनसे कहा गया, इनको एक किस्म से याद दिलाया जाता था कि याद रखना, असली जो मालिक है, असली मालिक कौन है, असली मालिक क्राउन है आपका। ओके, उसके बाद आता चार्टर एक्ट 1833। चार्टर एक्ट 1833 में क्या काम किया जाता है, ये था फाइनल स्टेप टुवर्ड सेंट्रलाइजेशन। इसमें सारी की सारी पावर को सेंट्रलाइज, जो स्टार्ट कहां पे हुआ था, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में, फर्स्ट स्टेप टुवर्ड सेंट्रलाइजेशन, और ये चार्टर एक्ट 1833 ये था फाइनल स्टेप टुवर्ड सेंट्रलाइजेशन। इसमें क्या काम होता है, अब जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, ये जो पोस्ट बनाई गई थी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में, जहां पे बंगाल, सॉरी, मद्रास और बम्बई, मद्रास और बम्बई की जो प्रेसिडेंसीज थी उनकी लेजिस्लेटिव पावर्स को कम कर दिया गया था और ट्रांसफर करना स्टार्ट कर दिया था बंगाल की तरफ। यहाँ पे उनकी जो थोड़ी बहुत लेजिस्लेटिव पावर्स थी बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसीज की, उन लेजिस्लेटिव पावर्स को बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाता है, और जो बंगाल के गवर्नर थे उनके पास आ जाती एक्सक्लूसिव ट्रेडिंग, ये सॉरी एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर्स। अब जितनी भी लेजिस्लेटिव पावर्स हैं वो सारी लेजिस्लेटिव पावर्स बंगाल का जो गवर्नर है वो एक्सरसाइज करेगा। मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसीज के जो गवर्नर हैं उनके पास किसी भी किस्म की लेजिस्लेटिव पावर नहीं होगी, उनके ऊपर भी जो लॉज बनाने होंगे वो गवर्नर बनाएगा बंगाल का। तो इसलिए उसे कहा गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अब ये पूरे इंडिया का गवर्नर जनरल है, और ऐसे पहले गवर्नर जनरल बनते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ठीक है, तो देख लिया आपने किस तरह से पूरी तरह से उन्हें सेंट्रलाइज कर दिया और उनकी पावर्स को बिल्कुल खत्म करके रख दिया बाकी की दो प्रेसिडेंसीज की। इस तरह से आप देख लीजिए कंपनी की पावर को कैसे खत्म किया जा रहा है। चार्टर एक्ट 1813 में इनकी ट्रेड मोनोपोली को खत्म कर दिया गया था, और ये कहा गया था सिर्फ टी चाय का जो ट्रेड है और चाइना के साथ जो ट्रेड है वहां पे आपकी मोनोपोली है। अब चार्टर एक्ट 1833 में उस चाय वाले ट्रेड को और चाइना वाले ट्रेड को, उस ट्रेड को भी बिल्कुल खत्म करके रख दिया। अब इनका जो कमर्शियल पर्पस था, जो इनका कमर्शियल फंक्शन था, उस कमर्शियल फंक्शन को बिल्कुल खत्म कर दिया गया। अब इनका कोई भी कमर्शियल फंक्शन ईस्ट इंडिया कंपनी का नहीं रहा, अब ये सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन के रह गई थी। ओके, तो आप देख रहे हैं किस तरह से इनका कमर्शियल फंक्शन इन्होंने बिल्कुल खत्म करके रख दिया। ओके, उसके बाद क्या होता है, इसी एक्ट में चार्टर एक्ट 1833 में एक ओपन कंपटीशन फॉर सिलेक्शन ऑफ सिविल सर्वेंट्स की बात हुई थी कि जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं कंपनी के अंदर उनके लिए एक ओपन कंपटीशन किया जाएगा जिसमें
इंडियंस भी और जो बाहर के हैं, ब्रिटेन के हैं, वो भी एक एग्ज़ाम के ज़रिए एक कंपटीशन होगा, जो उस कंपटीशन को क्वालिफाई करेगा तो वो यहाँ पे सिविल सर्विस की जॉब कर सकता है कंपनी के अंदर। लेकिन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने इसका काफ़ी ज़्यादा अपोजिशन किया। क्यों? क्योंकि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने क्या कहा था? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने कहा कि यार अब एक ही चीज़ हमारे पास रही है कि हम अपनी मर्जी से, क्योंकि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है वो अपनी मर्जी से वहाँ पे आगे सिविल सर्वेंट भेजा करते थे। देखो मैं समझाता हूँ इस चीज़ को अच्छे से। उस टाइम पे जो सिविल सर्विस हुआ करती थी, वो दो तरह की हुआ करती थी। एक होती थी कोवेनेंट सिविल सर्विस और दूसरी हुआ करती थी नॉन कोवेनेंट या अनकोवेनेंटेड सिविल सर्विस। ये जो कोवेनेंट सिविल सर्विस होती थी ये हायर लेवल की हुआ करती थी, ठीक है। और ये जो नॉन कोवेनेंट सिविल सर्विस हुआ करती है या अनकोवेनेंट सिविल सर्विस, ये हुआ करती थी लोअर लेवल की सिविल सर्विस। अब कोवेनेंटेड सिविल सर्विस, ये जो हायर लेवल की सिविल सर्विस थी, इसमें अगर आपको एडमिशन लेना था तो आप कोवेनेंट सिविल सर्विस कैसे बन सकते थे? तो हेलिसब्रिग्स नाम का एक कॉलेज था, आपको वहां पे एडमिशन लेना था, आप वहां से ग्रेजुएट हो जाते, आप कोवेनेंट सिविल सर्विस बनते। लेकिन उस कॉलेज में एडमिशन के लिए आपको चाहिए था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से स्पॉन्सरशिप। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर उनको ही वो स्पॉन्सर करेगा जो उन्हें लगेगा कि ये आगे जाके क्या होंगे, ये प्रो कंपनी होंगे, ये कंपनी के लिए काम करेंगे। इसलिए जो ब्यूरोक्रेसी हुआ करती थी, वो ब्यूरोक्रेसी बहुत ज्यादा लॉयल हुआ करती थी टुवर्ड्स कंपनी। तो पीछे से क्राउन लॉज बनाया करता था कंपनी को खत्म करने के लिए। लेकिन कंपनी खत्म क्यों नहीं हो रही थी? ये ब्यूरोक्रेसी जो थी ये उसे खत्म नहीं होने दे रही थी। अब इस ब्यूरोक्रेसी को इसलिए चार्टर एक्ट 1853 पास किया गया और उसमें ओपन कंपटीशन फॉर सिविल सर्विस का, जिसका ओपोजिशन हुआ था 1833 में कि नहीं ओपन कंपटीशन नहीं होना चाहिए, उस ओपन कंपटीशन को यहाँ पे इंप्लीमेंट किया जाता, प्रोविजन बना के भेज दिया जाता है कि अब जो है कोई भी यहाँ पे इंडियंस भी यहाँ पे कंपटीशन में आ सकते हैं। तो यहाँ पे जो कंपटीशन में जीत जाएगा, क्वालिफाई करेगा एग्जाम को, वो बन जाएगा कोवेनेंट सिविल सर्विस। तो अब यहाँ पे कंपनी को पता चल गया था कि अब जो प्रो बंदे होते थे, प्रो कंपनी जो बंदे हुआ करते थे, वो तो आगे अब ब्यूरोक्रेसी पे नहीं जाएंगे, क्योंकि अब यहाँ पे इंडियंस भी जाएंगे तो इंडियन तो प्रो कंपनी नहीं होंगे। तो इसलिए इस एक्ट में ये क्या बात की गई, एक और बात की गई चार्टर एक्ट 1853 में। इसमें इनका जो टाइम पीरियड था, कंपनी का टाइम पीरियड, उसको कुछ टाइम के लिए बढ़ाया गया कि अभी भी कंपनी यहाँ पे काम करेगी, लेकिन इस बार कोई टाइम पीरियड मेंशन नहीं किया गया। जैसे 1793 का जो चार्टर एक्ट आया था उसमें कहा गया था कि आपके पास ट्रेड मोनोपोली हम 20 साल के देते, एक टाइम मेंशन किया गया था। यहाँ पे अब उनकी ट्रेड मोनोपोली तो खत्म कर दी गई थी, अब थोड़ा सा उनका क्या रहा था, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन के रह गई थी। तो इसमें उन्हें कहा कि कंपनी का रूल अभी भी थोड़ी देर के लिए चलेगा, लेकिन टाइम पीरियड मेंशन नहीं किया। क्यों? क्योंकि ये बात क्राउन जानता था कि अब हमने ओपन कंपटीशन सिविल सर्विस के लिए लेकर आए हैं, तो अब जो आगे ब्यूरोक्रेसी में लोग जाएंगे वो क्या होंगे, वो प्रो कंपनी बिल्कुल भी नहीं होंगे। तो इस तरह से कंपनी अब खत्म होने वाली है, तो अब जो इसका टाइम पीरियड है वो मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से ये क्लियर था कि अब कंपनी के गिने चुने दिन ही रहे थे। तो इसके बाद क्या होता है, ये 1853 में आता है। 1857 में होता है द ग्रेट रिवॉल्ट ऑफ 1857, जो सबसे बड़ा एक्सक्यूज मिलता है क्राउन को कंपनी को यहाँ से दफा निकालने का। और ऐसा ही होता है, 1857 का जब रिवॉल्ट होता है, क्राउन को एक मौका मिलता है, बहुत बड़ा मौका मिलता है कंपनी की पावर्स को खत्म करने का और कंपनी को यहाँ से निकालने का, और वही हुआ भी। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आता है, जिसमें जितनी भी कंपनी की पावर थी वो सारी की सारी पावर क्राउन को ट्रांसफर कर दी जाती है और यहाँ पे स्टार्ट होता क्राउन रूल। और उसके बाद 1857 के बाद जब यहाँ पे क्राउन रूल स्टार्ट होता है, यहाँ पे किसी किस्म की एनेक्सेशन नहीं होती, जितनी भी एनेक्सेशन हुई थी वो सब 1858 से पहले हुई हैं। तो यहाँ पे इस तरह से स्टार्ट होता है क्राउन रोल, और कंपनी को क्राउन बिल्कुल पूरी तरह से क्रश करके रख देता है, उसकी पावर को बिल्कुल खत्म करके रख देता है, और यहाँ पे क्राउन रोल इस्टेब्लिश इस तरह से हो जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। इसमें हमने जो कंपनी रूल के अंदर एक्ट्स थे उन सब एक्ट्स को हमने पढ़ा, लेकिन हमारा फोकस सिर्फ उन प्रोविजंस पे था जिनके जरिए क्राउन ने कंपनी को ख़त्म कर दिया, उनकी पावर को बिल्कुल ख़त्म करके रख दिया था। तो इसके अलावा ये जितने भी एक्ट्स हैं इनके ऊपर अब मैं एक अलग सी लेक्चर सीरीज़ लेकर आऊँगा। पहले भी मैंने इनको कराया है, लेकिन वो ज़्यादा डिटेल में नहीं थे। तो अब एक एक करके मैं कोशिश करूँगा इन एक्ट्स को ज़्यादा डिटेल में पढ़ाने की। जैसे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 है, उसको डिटेल में पढ़ाने की। इस तरह से पिट्स इंडिया एक्ट 1784, जो इंपॉर्टेंट एक्ट्स हैं उनके ऊपर मैं अलग से एक लेक्चर सीरीज़ लेकर आऊँगा, जिसमें उनको मैं अलग से अच्छे से डिटेल में समझाने की कोशिश करूँगा। तो फ्रेंड्स, होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच।